हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत जो वैकेंसियां आई हैं, चाहे वह विद्युत उत्पादन की हो या फिर विद्युत वितरण की हो, सभी को डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैं पोर्टल पे हूं और यहां पे आप लोगों के ऑनलाइन एप्लीकेशन बेसिकली स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये जो रिक्रूटमेंट है बेसिकली अपना सदियों से चला आ रहा है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। इसको फिर से रीओपन किया गया है, वैकेंसी को इंक्रीज किया गया है। तो यहां पे जो भी कैंडिडेट ने इससे पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया था, वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन अप्लाई करने से पहले कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि आप लोगों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रिजर्वेशन रूल बेसिकली रखे हुए हैं, यदि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए क्या रिजर्वेशन रूल है, आप किस किस कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, अलग अलग फॉर्म भरना है या सेम फॉर्म भरना है, तो सभी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। तो हम लोग डिटेल एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं। जो हमारा लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है, यहां पर आप लोग देख सकते हो, रिवाइज्ड डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर राउंड सेकंड। ये राउंड सेकंड क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज राउंड फर्स्ट ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं और जिन्होंने राउंड फर्स्ट में अप्लाई कर दिया उनको फिर से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आप लोग देख सकते हो जो वैकेंसी है, यहां पे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई है 9 सितंबर 2025। यहां पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है। सबसे पहले यहां पर चीजों को समझिएगा। जो बेसिकली वैकेंसी निकली है वो कहां से निकली है। यदि नेम ऑफ कंपनी की हम लोग बात करें, आरबीयूएन के अंतर यानी कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। देखो, उत्पादन यानी कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो मैकेनिकल से भी हैं, इलेक्ट्रिकल से भी हैं। लेकिन यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, चाहे हम लोग बात करें जेबीबीएन यानी कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की या जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की, यहां पर केवल इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट ही एलिजिबल होते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे बेसिकली यहां पे क्या है, इन्होंने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं। इसलिए यहां पे इन्होंने ग्रुपिंग करी हुई है कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4। तो 4 ग्रुप बनाए हुए हैं। यहां पे आपको कोई ग्रुपिंग नहीं मिलेगी बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट ही अप्लाई करने वाले हैं। तो इन सभी चीजों को समझते हैं कि कहां पे कैसे अप्लाई करना है, किन चीजों का आप लोगों को बेसिकली ध्यान रखना है। सबसे पहले यहां पर डिटेल्स ऑफ रिवाइज्ड वैकेंसी देख लेते हैं। यहां पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की बात कर रहे हैं, पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं। यहां पर नॉन टीएसपी एरिया, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है राजस्थान में जो टीएसपी एरिया आते हैं, जहां पर एसटी कैंडिडेट की जनसंख्या ज्यादा है, जनजाति वाले कैंडिडेट ज्यादा है, वहां पर अलग रिजर्वेशन रूल लागू होते हैं। तो उनकी टीएसपी एरिया की वैकेंसीज अलग रहती है, नॉन टीएसपी एरिया की वैकेंसीज अलग है, जहां पर नॉर्मल आरक्षण नियम लागू होते हैं। तो यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इन नॉन टीएसपी एरिया। नॉन टीएसपी एरिया में हम बात कर रहे हैं किस वैकेंसी की? आरबीयूएन यानी कि पावर जनरेशन वाली, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड वाली। यहां पर थोड़ा देखिएगा, ग्रुपिंग आप लोगों को नजर आ रहा है, नेम ऑफ ग्रुप। अब इस ग्रुप के हिसाब से ही आप लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। जैसे कि ग्रुप 1, यदि कोई कैंडिडेट ग्रुप 1 में अप्लाई करता है तो 60 वैकेंसी यहां पर टोटल वैकेंट वैकेंसियां हैं। अब इन 60 वैकेंसियों को इन्होंने टोटल डिवाइड किया हुआ है। जैसे यदि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की बात करें तो इस अनरिजर्व्ड कैंडिडेट में 19 वैकेंसियां तो ओपन है, उसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्व्ड वैकेंसी यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट के लिए है वो 5 वैकेंसी ओपन वालों के लिए, 1 वैकेंसी विडो, जो बाकी डाइवर्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इस प्रकार बीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इस प्रकार आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। जैसे कि यहां पे आप समझ में आ गया, ऐसे ही आपको सारी चीजें देखना है। मैं फिर से एक बार और क्लियर कर देता हूं जिससे कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। यदि हम ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 2 में टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी 30 वैकेंसी है। यहां पे अनरिजर्व्ड कैंडिडेट जो है उनकी ओपन वैकेंसी कितनी है? 11। यानी कि इन 11 पोस्ट पर अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। उसके अलावा
अब फीमेल की बात करें तो फीमेल में 3 कैटेगरी उन्होंने कर दी। एक तो भैया यहाँ पे ओपन कैंडिडेट हो गए, विडो हो गई, डाइवोर्स हो गई। तो इस प्रकार जैसे कि यदि ग्रुप 2 की बात करें, फीमेल की तरफ आते हैं तो फीमेल जनरल में 2 वैकेंसी यहां पे मिल जाती हैं, फीमेल विडो और इस प्रकार। ऐसे यहां पे देखोगे बीसी की बात करें तो ओपन जो वैकेंसीज हैं वो 4 हैं, फीमेल में देख सकते हो, एमबीसी में देखोगे, साथ में एससी में देखोगे, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में। तो इस प्रकार इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है, तो ये आप लोग यहां पे चेक कर सकते हैं। अब इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आगे हम लोग देख रहे होंगे, बेसिकली क्या कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों का है। अब यहां पे थोड़ा सा देखिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की यदि हम लोग बात करें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में, तो ग्रुपिंग वाइज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसमें? उत्पादन में, जनरेशन में, साथ में फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट के लिए कुछ वैकेंसीज ग्रुप 1 में यहां पर दिखाई दे रही हैं, साथ साथ में ग्रुप 4 में भी दिखाई दे रही हैं, ग्रुप 3 में, ग्रुप 2 में दिखाई दे रही है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब बात आती है भाई बात आती है अब वितरण वाली। यहां पे चाहे हम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की बात करें, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की बात करें या जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की बात करें, यहां पर यदि नॉन टीएसपी एरिया की बात करें, उत्पादन में नॉन टीएसपी मतलब उत्पादन में टीएसपी एरिया की कोई वैकेंसी नहीं है। सारी वैकेंसी नॉन टीएसपी एरिया की हैं, जहां पे नॉर्मल आरक्षण नियम लागू होते हैं सभी के लिए। यहां पे यदि देखोगे आप वितरण में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चाहे जयपुर, अजमेर या फिर जोधपुर, यहां पे नॉन टीएसपी एरिया की भी वैकेंसी है और साथ में टीएसपी एरिया की भी वैकेंसी है। टीएसपी एरिया में कौन से कैंडिडेट जिनके लिए अलग से आरक्षण नियम बेसिकली है। अब यहां पर देखते हैं, अब यहां पे आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, यहां पे सिंपल सा है कि भैया जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में टोटल वैकेंसी कितनी है डिस्ट्रीब्यूशन में? 603 वैकेंसी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कितनी है? 310 वैकेंसी। और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कितनी है? 901 वैकेंसी। तो इस प्रकार आप लोग यहां पे देख सकते हो, यहां पे कैटेगरी वाइज इन्होंने दिया हुआ है, तो ये चीजें भी आप लोग देख सकते हो। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देख सकते हो कि कहां कहां पे किस प्रकार हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए कौन सी वैकेंसी। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन के हैं, जैसे कि जो एक्स सर्विसमैन के अगेंस्ट में अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं एक्स सर्विसमैन में, और यदि वो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स लाते हैं तो यहां पे क्लियरली नीचे मेंशन किया हुआ है कि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट यहां पे अनरिजर्व्ड की सीट को फिल कर सकता है यदि वो मेरिट में आता है उस कंडीशन में। तो ये चीज क्लियर है। वो कब तक करता रहेगा? जब तक कि अनरिजर्व्ड की सीट फिल नहीं हो जाती और उनकी सीट वैकेंट रहेगी, तो वो और कैंडिडेट आ जाएंगे। तो ये चीज क्लियर आपको होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पे इस प्रकार आप लोग देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी आप लोगों को मिल जाता है। यहां पे टीएसपी एरिया के लिए दिया हुआ है। अब थोड़ा सा यहां पे हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि हम लोग देखें कि सैलरी स्ट्रक्चर आप लोगों का क्या होगा, पे स्किल क्या होगा। इनिशियली आप लोगों को इंगेज किया जाएगा प्रोविजनल ट्रेनी के रूप में, यानी कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनको 2 साल का प्रोविजन पीरियड होगा। प्रोविजन पीरियड का मतलब ये नहीं है कि 2 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, ये एज अ ट्रेनिंग पीरियड होता है और इसके दौरान आप लोगों को स्टाइपेंड दिया जाएगा 13,500 रुपीज पर मंथ। जैसे ही आप लोग सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट करते हो प्रोविजन पीरियड को, आप लोगों को लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी, जहां पर आप लोगों का स्टार्टिंग बेसिक होगा 19,200 रुपीज पर मंथ। ये आप लोगों की सैलरी नहीं है, ये आप लोगों का लेवल 4 का बेसिक पे स्किल है। देन इसके अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट के अलाउंसेस या अदर बेनिफिट होंगे वो भी आप लोगों को पेड किए जाएंगे, तो सैलरी आपकी अच्छी खासी बन जाती है। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। कौन सा कैंडिडेट कहां पर अप्लाई कर सकता है? मेरी ट्रेड फिटर है, वेल्डर है, कोपा है, बॉयलर है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, कहां पर अप्लाई करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, उसको समझ लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले पॉइंट के अंतर्गत ए पॉइंट पर इन्होंने क्लियर किया है कि आपके पास में 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए, चाहे राजस्थान बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो या किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ साथ में आईटीआई, एनसीबीटी से या एससीबीटी से
कंप्लीट हो या जिन्होंने डायरेक्टली नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किया है या उसके समकक्ष आप लोगों के पास में कुछ है, तब आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखिएगा जो ट्रेड नीचे मेंशन की गई है जब भी आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो उस पोस्ट के अगेंस्ट में। अब कौन से ट्रेड वाले कहां अप्लाई करेंगे देख लेते हैं। तो यदि इसको हम लोग समराइज करें तो 10वीं कक्षा पास होना चाहिए आप लोगों के पास में, साथ साथ में आपकी आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। कौन सी ट्रेड से कहां पर अप्लाई करना है नीचे हम लोग यहां पे जान रहे होंगे। आईटीआई चाहे आपकी एनसीबीटी से हो या एससीबीटी से। अब देखो यहां पे मैंने क्या बताया था कि जो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है यानी कि जनरेशन है, वो क्या करती है, अलग अलग ट्रेड वालों को मौका देती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन में केवल इलेक्ट्रिकल छात्र अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने उत्पादन वालों ने 4 ग्रुप हमने देखे थे जहां पे चारों ग्रुप की अलग अलग वैकेंसी को डिवाइड किया था, किसमें, आरबीयूएन में। तो यहां पे देखोगे वैकेंसी हमारी किस प्रकार है, टेक्नीशियन 3rd आईटीआई, ऑपरेटर 3rd आईटीआई, प्लांट अटेंडेंट 3rd आईटीआई। आपको फॉर्म अप्लाई करते समय ग्रुपिंग चूज करना होगा। जैसे कि देखो ग्रुप 1 में कौन अप्लाई कर पाएंगे, ग्रुप 1 की पोस्ट में इलेक्ट्रीशियन वाले, पावर इलेक्ट्रीशियन वाले और वायरमैन वाले अप्लाई कर पाएंगे। ग्रुप 2 में कौन अप्लाई कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा वाले। ग्रुप 3rd में कौन अप्लाई कर पाएंगे, बॉयलर अटेंडेंट वाले, स्टीम टरबाइन कम ऑक्सिलरी प्लांट ऑपरेटर वाले अप्लाई कर पाएंगे। ग्रुप 4 जो वैकेंसी है उसमें वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर और फिटर वाले अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जो मैकेनिकल छात्र हैं वो केवल और केवल कहां अप्लाई कर पाएंगे, आरबीयूएन यानी कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंतर्गत ग्रुप 4 की जो टोटल 30 पोस्ट थी उसके अगेंस्ट में जो है अप्लाई कर सकते हैं वेल्डर और फिटर ट्रेड वाले। उसके अलावा यदि यहां बात करें तो यहां तो आप लोग देख सकते हो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में, चाहे सभी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात करें, इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं, पावर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन, ये सभी ट्रेड वाले कैंडिडेट यहां पे बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल छात्र यहां अप्लाई करेंगे। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि भैया कई सारे इलेक्ट्रीशियन छात्र ऐसे हैं, सर यहां अप्लाई करें, यहां ज्यादा वैकेंसी है, यहां करें, या फिर हम लोग बेसिकली जनरेशन में करें। तो करें क्या, उस चीज को यहां पे समझ लेते हैं। तो यहां पे देखिएगा नोट में इन्होंने बेसिकली क्लियर किया है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट पासिंग आईटीआई, एनसीबीटी, एससीबीटी, एनएसी इन इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन ट्रेड कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज ऑफ आरबीयूएन यानी कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एज वेल एज जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एंड जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। यहां पे वो सभी में अप्लाई कर सकता है। जब अप्लाई करेगा तो आपको जो है प्रेफरेंसेस देना पड़ेगा कि आप सबसे पहली चॉइस किसको रखना चाहते हो। यानी कि जब फॉर्म अप्लाई करोगे आपको अप्लाई करते समय, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन वाले के पास में तो सारे ही ऑप्शन है, वो किसी में भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, सभी में एलिजिबल है, तो आपको प्रेफरेंस सेट करना पड़ेगा कि हाँ भैया पहला प्रेफरेंस मैं जोधपुर को देता हूं, फिर अजमेर को देता हूं, फिर जो है मैं कहीं ना कहीं जनरेशन कंपनी को देता हूं। तो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप अपने प्रेफरेंस को सेट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा एक बार प्रेफरेंसेस सेट करने के बाद में, फॉर्म सबमिट होने के बाद में आप अपने प्रेफरेंसेस को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसको विशेष रूप से ध्यान पूर्वक आप लोगों को अपने प्रेफरेंस को सेट करना है। बाकी जैसे फिटर वेल्डर वाले कैंडिडेट हैं उनके पास तो एक ही ऑप्शन है, कोपा वाले कैंडिडेट हैं उनके पास तो एक ही ऑप्शन है, वो केवल राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में ही अप्लाई कर पाएंगे, पावर जनरेशन कंपनी में ही अप्लाई कर पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो यह चीज सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोला है कैंडिडेट मस्ट पासिस नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी कि जो भी कैंडिडेट यहां पे अप्लाई करेंगे उनको हिंदी आना चाहिए एंड साथ साथ में देवनागरी स्क्रिप्टेड वगैरह वो सारी चीजें इनके पास में नॉलेज होना चाहिए। यानी कि जो साउथ वाले कैंडिडेट हैं यदि वो अप्लाई करना चाहें तो यदि आपको हिंदी आती है तो अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ साथ में यहां पर देखिएगा इन्होंने क्लियर किया है कि ऐसे कैंडिडेट भैया जो आईटीआई कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में, एग्जामिनेशन में है, उस कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आप अभी पास नहीं किए हैं, फाइनल ईयर में है, तब आप
एलिजिबल हैं, लेकिन ध्यान रहे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आप लोगों को अपनी मार्कशीट को शो करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट को शो करना पड़ेगा। यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपनी मार्कशीट को शो नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, भले ही आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट किया हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेरिट में आए हो। यानी कि आपको मौका दिया जा रहा है, लेकिन ये आपको इंश्योर करना है कि जब निगम जो है बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगी कंपनी, तो वहां पे उस समय तक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो गाइस यहां पे आप लोग देख सकते हो, यहां पे उन्होंने बेसिकली क्लियर किया है कि कोई भी कैंडिडेट है जिसने बेसिकली अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं करी है, लास्ट ईयर में है, और वो क्या करता है, अप्लाई कर देता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले उसका पास में सर्टिफिकेट नहीं आता है, यानी कि वो नहीं शो कर पाता है, उस केस में उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, चाहे वह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फाइट करा हो। यहां पे नेक्स्ट 4th नंबर को समझिएगा, इन्होंने क्लियर किया है कि सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स वाले हैं वो उनको कंसीडर्ड किया जाएगा यदि उनके सर्टिफिकेट या डिप्लोमा को इक्विवेलेंट माना है आईटीआई, एनसीबीटी, एससीबीटी या एनएसी के, तो उस केस में उनको यहां पे कंसीडर्ड कर लिया जाएगा। लेकिन जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले हैं या एनी हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एज अ आईटीआई, एनसीबीटी या एससीबीटी। यानी कि किसी ने हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किया है और उसके पास में आईटीआई नहीं है, तो वो यहां पे एलिजिबल नहीं है। लेकिन कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने आईटीआई किया है, उसके बाद जो हायर क्वालिफिकेशन किया है, वहां पे कोई इशू नहीं है, बिकॉज उसके पास में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब यहां पे देखिए 4th नंबर कॉलम में इन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट के बारे में बताया है, तो इस केस को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहां पे कौन कौन से कैंडिडेट बेसिकली इस कैटेगरी में आ जाएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 1st नंबर के पॉइंट पर इन्होंने बोला है कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी 2 से ज्यादा पत्नियां हैं, या फिर कोई ऐसी पत्नी है जिसके पास में 2 से ज्यादा पति जीवित हैं, तो उस कंडीशन में उस कैंडिडेट को यहां पे एलिजिबल नहीं किया जाएगा। यानी कि 2 शादी करी है जीवित पत्नी के होते हुए या जीवित पति के होते हुए। साथ ही साथ यहां पे बेसिकली क्लियर उन्होंने किया है कि ऐसे कैंडिडेट, मैरिड पर्सन जिनकी जीवित पत्नी होने के बाद दूसरी शादी कर ली और भले उसको छोड़ दी, तो उस कंडीशन में भी यहां पे जो है उसको एलिजिबल नहीं किया है। और ऐसी तमाम कंडीशंस यहां पर दी गई हैं, जैसे कि यहां पे आप लोग देखोगे जिन्होंने दहेज लिया हो उसको एलिजिबल नहीं किया है। जहां पे 1 01/06 2002 के बाद में जिनके 2 से ज्यादा चाइल्ड हैं, उस कंडीशन में भी उनको एलिजिबल नहीं किया है। लेकिन इसकी कंडीशंस क्या है, इसकी काफी सारी कंडीशंस यहां पर दी हुई हैं। जैसे कि कई केस में किसी का पहला पुत्र जो है, पुत्र या पुत्री वो विकलांग है, तो उसको नंबर ऑफ चिल्ड्रन में नहीं गिना जाएगा। उसके बाद उसके 2 पुत्र हैं तो चलेगा, या किसी का पहला पुत्र है और सेकंड पुत्र यदि ट्विंस हुए हैं तो उसको एक ही गिना जाएगा, तो उस केस में उसको एलिजिबल किया जाएगा। तो इस प्रकार की कंडीशंस बेसिकली यहां पर दी हुई हैं। बाकी कुछ यदि किसी का अलग लीगल चीज है तो उसके ऊपर निगम विचार करेगा, इन्होंने ऐसा यहां पे मेंशन किया है। कैरेक्टर सही होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस आप लोगों की होना चाहिए। एज लिमिट की यहां पे बात कर लेते हैं। यदि एज लिमिट की हम लोग बात करें, कैंडिडेट 18 साल से लेके 28 साल का होना चाहिए तो अप्लाई कर पाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में अप्लाई कर रहे हैं, पावर जनरेशन में अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 31 साल रखी गई है। बाकी यदि हम लोग बात करें किसके लिए, चाहे राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, तो इनके लिए जो एज लिमिट है वो 30 साल बेसिकली रखी गई है। तो ये जो छूट दी गई है, इन्होंने बेसिकली क्लियर किया है कि हमने प्रीवियस ईयर में कोई नोटिफिकेशन या वैकेंसीज नहीं निकाली है, इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे बेसिकली छूट दे रहे हैं। और इस एज लिमिट को काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2026 से, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक यदि कोई राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में अप्लाई कर रहा है, 31 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो 30 साल से उम्र आपकी ज्यादा नहीं होना चाहिए अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए। साथ ही साथ यहां पे आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया हुआ है। यदि आप लोग SC ST कैंडिडेट हैं, 5 ईयर का रिलैक्सेशन यहां पे देखने को मिल जाता है। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर वालों के लिए यहां पर जो है 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। साथ साथ में काफी सारे अदर रिलैक्सेशन यहां पर दिए गए हैं, तो आप लोग एज पर गवर्नमेंट रूल यहां पे देख सकते हैं। जिन्होंने निगम से अप्रेंटिसशिप किया है उनको भी यहां पे छूट दी गई है। जितने ईयर का ट्रेनिंग आपका है उतने ईयर की छूट आपको मिल
जाएगी। जो डाइवोर्स महिलाएं हैं उनको यहाँ पे छूट दिया गया है, उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, वो अप्लाई कर सकती हैं यहाँ पे जो है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में। क्लियर है? तो ये चीज काफी सारे रूल रेगुलेशंस हैं यहाँ पे एज लिमिट से रिलेटेड, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कोई स्पेशल कंडीशन के अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी भी वेबसाइट पर आप लोग जा सकते हैं। ये वेबसाइट्स दी हुई हैं 10 सितंबर 2025 यानी कि आज की डेट से 25 सितंबर 2025 तक अप्लाई होने लगे हैं। यहां पर देखिएगा रिजर्वेशन में एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। यहां पर इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि कोई भी अदर स्टेट का कैंडिडेट रिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है, यानी कि जो भी उनके कास्ट सर्टिफिकेट है राजस्थान वाले होने चाहिए, उनके पास में राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, वही रिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। बाकी सारे कैंडिडेट जो भी अदर स्टेट से फॉर्म को फिल करेंगे वो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के अंतर्गत गिने जाएंगे। तो इस चीज का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है और ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एंड गाइस एक और मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट, एप्लीकेशन फी देख लेते हैं। यदि जनरल कैंडिडेट की एप्लीकेशन फी की बात करें 1000 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी, एससी एसटी बीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस या अदर कैंडिडेट के लिए जो फीस लगने वाली है वो 500 रुपीज लगने वाली है। इसको आप लोग ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फी को बेसिकली पे कर सकते हैं, राइट। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन मेथड की कि बेसिकली आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने फेज में आपके एग्जाम होंगे, उसको यहां पे डिटेल से समझते हैं। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, यहां पे समझ लीजिएगा। देखिए यहां पे यदि सिलेक्शन प्रोसीजर एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट की हम लोग बात करें तो इन्होंने क्लियर किया है कि सबसे पहले हम कंप्यूटर बेस्ड कॉमन ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। कॉमन ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब है कि ये यहां पे बोल रहे हैं कि हम यहां पे 2 फेज में बेसिकली अपने एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। सबसे पहला फेज जो होगा प्री एग्जामिनेशन होगा और सेकंड फेज जो होगा जो मेन एग्जामिनेशन होगा। प्री एग्जामिनेशन आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी कि प्री एग्जामिनेशन में जो भी कैंडिडेट अच्छे मार्क्स लाएंगे उनको मेन एग्जाम देने का मौका मिलेगा, यानी कि ये मेन एग्जाम के लिए 1:10 के रेशो में कैंडिडेट को सिलेक्ट करने वाले हैं। एक सीट के ऊपर 10 स्टूडेंट्स को कॉल करेंगे मेन एग्जाम के लिए, यानी कि आपको प्री एग्जाम में अच्छा करना पड़ेगा, जब भी आपको मेन एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो दोनों ही एग्जाम की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पे कोई पासिंग मार्किंग नहीं है कि प्री एग्जामिनेशन में आप इतने पासिंग मार्क्स लेके आ जाओगे तो क्वालिफाई हो जाओगे फिर आपको मेन एग्जाम देने का मौका मिलेगा। नहीं, आपका प्री एग्जामिनेशन में भी मेरिट बनने वाला है, जहां से 10 गुना स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा मेन एग्जामिनेशन के लिए। तो यह चीज सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अब प्री एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो देखिए, प्री एग्जामिनेशन बेसिकली कैसा रहेगा, सबसे पहले यहां पर समझिएगा। फॉर ग्रुप 1 ऑफ RBUN यानी कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जो लोग राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ग्रुप 1 में अप्लाई करेंगे, साथ साथ में उन्होंने अप्लाई किया है जो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड या जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, यानी कि इनका एक अलग पेपर होगा। ये सभी का, इसमें कौन कौन से आ गए, RBUN के ग्रुप 1 बाकी तीनों, उसके अलावा ग्रुप 2 का अलग, ग्रुप 3 का अलग, ग्रुप 4 का अलग, क्योंकि भैया ये अलग अलग ट्रेड वाले हैं तो इनका अलग अलग पेपर होगा। तो प्री एग्जामिनेशन के टोटल 4 पेपर होंगे, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, मतलब कि प्री एग्जामिनेशन जो होगा वो 4 पेपर होंगे। पहला पेपर जो कौन से कैंडिडेट दे रहे होंगे, जो ग्रुप 1 में अप्लाई करें, क्योंकि इसमें सभी में क्वालिफिकेशन क्या है, इलेक्ट्रीशियन है, इसमें अलग क्वालिफिकेशन, इसमें अलग क्वालिफिकेशन है, इसलिए 4 पेपर तो उनको बनाना ही पड़ेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पे समझिएगा कि जो पहला पेपर होने वाला है, प्री एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें क्या कुछ पूछा जाएगा। सबसे पहले समझिएगा कि 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल नॉलेज। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत मैथ्स और जनरल साइंस के 10 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे 10 नंबर के, करंट अफेयर, जियोग्राफी एंड जो भी बाकी चीजें हमारी जनरल 35 नंबर के, यहाँ पे 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। हिस्ट्री वगैरह हो गया, कल्चर ऑफ राजस्थान हो गया, तो ये सबसे क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा
करंट अफेयर, जियोग्राफी एंड बाकी जो भी हमारा एग्रीकल्चर हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गए, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन एंड वर्ल्ड, यहाँ पे राजस्थान से 35 क्वेश्चंस होंगे और पूरे बाकी इंडिया एंड वर्ल्ड से बात करें ये 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार 40 क्वेश्चन यहाँ से होंगे और बाकी टेक्निकल नॉलेज जो होगी आपके ट्रेड या डिसिप्लिन या ग्रुप वाइज जो है वो 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार 100 प्रश्न का पेपर होगा। देखो फिर से समझा देता हूं, ये जो प्री एग्जामिनेशन है इसमें क्या कुछ रहेगा। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत मैथ और साइंस के 10 प्रश्न होंगे, 35 प्रश्न राजस्थान से रिलेटेड होंगे, चाहे उसका कल्चर हो, करंट अफेयर हो, जियोग्राफी हो, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। बाकी 5 प्रश्न जो होंगे ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड से रिलेटेड पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न जो बेसिकली पूछे जाएंगे वो टेक्निकल नॉलेज होगा। अब ये टेक्निकल नॉलेज कैसे होगा, मैंने क्या बताया कि यहां पे देखो 4 पेपर होने वाले हैं। तो टेक्निकल नॉलेज बाकी ग्रुप 1 और इन सभी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इनका एक पेपर दे रहे होंगे, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड वाले हैं। तो जितने भी ट्रेड वालों ने यहां अप्लाई किया है उनका एक ही पेपर होगा, यानी कि टेक्निकल नॉलेज में वो उनके सभी ट्रेड से क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ग्रुप 2 में जिस ट्रेड ने अप्लाई किया है उसमें टेक्निकल नॉलेज के जो क्वेश्चन होंगे वो सभी ट्रेड से होंगे। जैसे कि ग्रुप 4 में फिटर और वेल्डर अप्लाई करेंगे तो यहां पे फिटर के भी क्वेश्चन होंगे और वेल्डर के भी क्वेश्चन होंगे। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यहां से जो है 90 मिनट का समय होगा। यहां जो अच्छा स्कोर करेगा 10 टाइम कैंडिडेट को, टोटल वैकेंसीज जितनी भी हैं उसके 10 गुना स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा मेन एग्जामिनेशन में। और मेन एग्जाम का जो सिलेबस होगा वो किस प्रकार होगा, यहां पे देख लीजिएगा। जनरल साइंस के 5 प्रश्न, मैथ के 5 प्रश्न सेम रहने वाला है। करंट अफेयर, जियोग्राफी, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान से 30 प्रश्न होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर, जियोग्राफी एंड जो भी हमारा एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड से 10 क्वेश्चन होंगे। तो केवल अंतर कहां किया है, यहां 5 क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ा दिया है, राजस्थान से 5 का घटा दिया है। बाकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो कर दिया 100 नंबर का। टोटल पेपर हो गया 150 का, 120 मिनट आपको मिल रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, स्लॉट ग्रुप वाइज यहां पे टाइम दिया है, 40 मिनट यहां पर है, 80 मिनट यहां पर है। तो ये चीज भी आपको यहां पे क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे आपका ये मेन एग्जाम है, फाइनल मेरिट यहां से जो है आपकी बनने वाली है ना। इसमें जो अच्छा करेगा वो जो है कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा होगा। यहां पे 100 क्वेश्चन टेक्निकल के, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सिलेक्शन लेना है तो ध्यान रखिएगा टेक्निकल आपका अच्छा हो और राजस्थान ज्ञान आप लोगों का अच्छा होना चाहिए, तो आपका काम बन जाएगा। जनरल साइंस, मैथमेटिक्स बहुत ही कम वेटेज है, काफी कम 5-5 क्वेश्चन आने जो कि आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों का क्वेश्चन होगा, कोई भी इंटरव्यू वगैरह आप लोगों का नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं होगी, राइट, ना मेन एग्जाम में होगी ना प्री एग्जाम में होगी। क्लियर है, तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। सबसे नीचे आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट फिर से मिल जाती है, एग्जामिनेशन सिटी सेंटर यहां पर देखने को मिल जाते हैं, अजमेर, भरतपुर, भिलवाड़ा या फिर बीकानेर। तो ये सारे आप लोग देख सकते हो, ये सभी जगह पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर है, आपको एग्जाम सेंटर चूज करना पड़ेंगे। लास्ट डेट फॉर्म फिलअप की 25 सितंबर है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो यदि एलिजिबल हो। यदि आपने फेस 1 यानी कि फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने किया है उनको तो करने की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने नहीं किया है वो डेफिनेटली कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ऑल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। यदि सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है तो एक बार वीडियो को थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। साथ साथ में स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर कोर्सेस अवेलेबल है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।